Hello everyone, I hope you all are doing great. This is the second part of balance of payment account chapter. If you have not watched the first part, definitely watch it, otherwise you won't be able to understand anything from this lecture. So I will definitely suggest ki part 1 dekho, then continue with this. If you have already watched, please continue. So this is how BOP looks like. One is current account, another one is capital account. Current account में रिकॉर्ड करे जाते हैं recurring transactions, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करे जाते हैं नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स. कैपिटल अकाउंट से एसेट्स और लायबिलिटीज इफेक्ट होते हैं, करंट अकाउंट से एसेट्स और लायबिलिटीज कंट्री के इफेक्ट नहीं होते हैं. बेटा इससे पहले आप लोगों को कंफ्यूजन हो, मैंने इंपोर्ट्स को M लिखा है और एक्सपोर्ट्स को X लिखा है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है. तो गुड्स वाला पार्ट A में और सर्विसेज वाला पार्ट B में. फिर यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस विल बी पार्ट 3 एंड लास्ट में आती है इनकम फ्रॉम सोर्सेज लाइक रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड. तो ये सब ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाती हैं. अब हो सकता है इन ट्रांजैक्शंस की वजह से डेबिट साइड ज्यादा हो, उसको हम बोलेंगे डेफिसिट करंट अकाउंट. अच्छी बात नहीं होती डेबिट साइड का ज्यादा होना करंट अकाउंट के केस में, बट अगर करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम बोलेंगे करंट अकाउंट इज इन सरप्लस, क्योंकि हमारा जो बीओपी है ओवरऑल वो फेवरेबल साइड पे जा रहा है अगर करंट अकाउंट सरप्लस में आता है. एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए और रिलेटिव्स के थ्रू पैसे ज्यादा आ गए एज कम्पेयर टू जितने हमने उन्हें भेजे, और इनकम बाहर से ज्यादा आ गई, प्रॉफिट, रेंट एज कम्पेयर टू जितना इनकम यहां से बाहर जा रही है, तो करंट अकाउंट सरप्लस में निकल कर आता है. करंट अकाउंट डेफिसिट में है या सरप्लस में है, उसको कंसीडर करने के बाद प्रिपेयर करा जाता है कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करा जाता है जिनसे एसेट्स या लायबिलिटीज पे इंपैक्ट आता है. ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी थी? बोरोविंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, चेंज इन रिजर्व्स बाय आरबीआई जिसका दूसरा नाम होता है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, एंड नंबर 3 पर आती है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड. अब इनमें से कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो लोग करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, उनको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस. इनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को बराबर करना है, इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अपना फायदा होना चाहिए. लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का क्यों करते हैं? लोग सामान भेजते हैं, सामान मंगवाते हैं, क्यों? ताकि उनका अपना फायदा हो सके. सर्विसेज के लिए भी लोग अपने फायदा देखते हैं. यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस होती है, रिलेटिव्स को पैसा भेजना, डोनेट करना या रिसीव करना इज वन साइडेड, बदले में कोई सर्विस तक नहीं दी जाती. देन वी हैव इनकम ट्रांजैक्शंस लाइक रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड. ये सब चीजें जब आती हैं जाती हैं पर्सनल प्रॉफिट, पर्सनल गेन के लिए होती हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड को इक्वल करने के लिए नहीं करी जाती है. दैट इज वाई ये ऑटोनॉमस कैटेगरी में आती हैं, बिकॉज दे आर डन फॉर ओन वेलफेयर, नॉट फॉर जनरल वेलफेयर. ये बीओपी से इंडिपेंडेंट है. जब आप कुछ प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट करवाते हो तो या तो अपने पर्सनल यूज के लिए मंगवाते हो या फिर उसको कमर्शियल पर्पस के लिए मंगवाते हो, अपना फायदा होता है दोनों केसेस में, तो ये ऑटोनॉमस है. इसमें एक ट्रांजैक्शन और आती है कैपिटल अकाउंट से, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड. लोग जब बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं या बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आती है तो क्या ये गवर्नमेंट करवाती है? गवर्नमेंट करेंसी को डीवैल्यू या रीवैल्यू करती है इन्वेस्टमेंट को एनकरेज या डिस्करेज करने के लिए. बट जब लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या लोग ये सोचते हैं कि हमें फॉरेन करेंसी बाहर इन्वेस्ट करनी है या इंडिया में फॉरेन करेंसी आ रही है? लोग अपना लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट देखते हैं. सो दैट इज वाई करंट अकाउंट में जितने भी कंपोनेंट्स थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विसेज का, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड रिसीट्स, इनकम ट्रांसफर एंड रिसीट्स, चारों कंपोनेंट्स ऑटोनॉमस में आते हैं क्योंकि पीपल डू इट फॉर देयर ओन वेलफेयर, ओन गेन, नॉट फॉर बैलेंसिंग द बीओपी. Along with capital accounts, one component investment, because people do investment for their own welfare, not for the general welfare, not for balancing out the BOP. So ये सारी transactions हम किस कैटेगरी में रखते हैं? Autonomous. इनको हम above the line बोलते हैं. अब ये लाइन कौन सी है? ये एक इमेजिनरी लाइन है. आप एक लाइन इमेजिन करो तो कंट्री में जितनी ट्रांजेक्शन्स पहले हो चुकी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गए एक साल में, रिलेटिव के पैसे आ गए, हमने भेज दिए उन्हें कुछ पैसे, रेंट प्रॉफिट आ गया, हमने भेज दिया, इन्वेस्टमेंट आ गई और थोड़ी चली गई. तो ये सारी ट्रांजैक्शंस जब हो चुकी, उसके बाद गवर्नमेंट एक्शन में आती है. गवर्नमेंट देखते है कि ज्यादा करेंसी का आउटफ्लो हुआ है या ज्यादा करेंसी का इनफ्लो हुआ है. अगर आउटफ्लो ज्यादा हो गया तो कुछ करेंसी बोरो करनी पड़ेगी ताकि काम चलता रहे, और अगर ज्यादा करेंसी का इनफ्लो हो गया है तो हम किसी सरकार को लोन दे सकते हैं, किसी और कंट्री गवर्नमेंट को, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा. तो ये सब चीजें बाद में देखी जाती हैं जब करंट अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शंस और कैपिटल अकाउंट की इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी होती हैं. तो ये जो हो चुका है अबव द लाइन, इट हैज बीन डन, इट इज अ मैटर ऑफ पास्ट, तो इसलिए इसको अबव द लाइन कहा जाता है. एंड उनके बाद जो एक्शन गवर्नमेंट और आरबीआई के थ्रू लिए जाते हैं उनको हम बोलते हैं बिलो द लाइन, एंड प्रॉपर नेम इज अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस या अकोमोडेटिंग आइटम्स.
Why they are called below the lines? Because they are the reactions to the actions which have been taken before. सो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस एक तरीके से आप बोल दो कि एक्शन है और उनका जो रिएक्शन है दैट इज द अकोमोडेटिंग आइटम। जो एक्शंस ऑटोनॉमस आइटम्स में लिए जा चुके हैं उनको ठीक करने के लिए जो रिएक्शंस आते हैं दे आर पार्ट ऑफ अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। आप इमेजिन करके देखो कि अगर हमारी कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा हो गए गुड्स के और सर्विसेज के, रिलेटिव्स को ज्यादा पैसे यहां से बाहर हमें भेजने पड़ गए, इतने पैसे आए नहीं है जितने हमें यहां से बाहर सेंड करने पड़ गए, यहां से बाहर इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा चली गई, तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट उस टाइम पर क्या करेगी? कुछ पैसे बोरो करेगी फ्रॉम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ या कोई और गवर्नमेंट से बोरो करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस की वजह से ज्यादा करेंसी का इंडिया में इनफ्लो होता, अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर देते, रिलेटिव्स वगैरह के थ्रू या डोनेशंस इंडिया में ज्यादा रिसीव हो जाते, रेंट प्रॉफिट ज्यादा आ जाता और कैपिटल अकाउंट से इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ जाती, उस सिचुएशन में हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो पैसे लोन में दे सकती थी किसी और कंट्री की गवर्नमेंट को, ठीक है, तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता लॉन्ग टर्म में। आरबीआई अपने रिजर्व्स को और इंक्रीज कर सकता था, कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आरबीआई डॉलर और बाकी की करेंसीज को परचेज करता और उन्हें बदले में इंडियन रुपी दे देता। उससे बेनिफिट ये होता कि हमारी कंट्री के डॉलर और बाकी कंट्री के जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो जाते। हमारे यहाँ करेंसी का जो इनफ्लो है अगर वो ज्यादा आता तो आरबीआई उसको अपने रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए यूज कर सकता था। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम रखते हैं अकोमोडेटिंग में, जो बाद में करी जाती हैं आफ्टर ऑटोनॉमस। तो ऑटोनॉमस के अंदर करंट अकाउंट की तो चारों ट्रांजैक्शंस आ गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विसेज का, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड रिसीट्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक रेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट और कैपिटल अकाउंट से इन्वेस्टमेंट। तो जो ऑटोनॉमस है ये लोग अपने फायदे के लिए करते हैं, करंट अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शंस आती है, कैपिटल अकाउंट की सिर्फ एक आती है इन्वेस्टमेंट। बट उनको ठीक करने के लिए जब गवर्नमेंट उस पर रिएक्शन लेती है दे आर पार्ट ऑफ अकोमोडेटिंग। ये इसीलिए बिलो द लाइन बोली जाती है इनको। बिलो द लाइन को क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये बाद में करी जाती है, ये देखते हुए कि हमारे पास करेंसी का इनफ्लो ज्यादा हुआ है या आउटफ्लो ज्यादा हुआ है। अगर किसी भी सिनेरियो में हमारी कंट्री में इनफ्लो ज्यादा हुआ होगा तो हमारी गवर्नमेंट लोन देगी और आरबीआई के रिजर्व्स को इंक्रीज करा जाएगा। बट अगर ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस की वजह से करेंसी का आउटफ्लो ज्यादा हुआ होगा, ज्यादा करेंसी इंडिया के बाहर चली गई होती, तो फिर जो शॉर्टेज हो रही है उसको हम बोरो करेंगे, जितनी करेंसी की शॉर्टेज है बिलो द लाइन है, ये उसका रिएक्शन जो हो चुका अबव द लाइन। तो एक इमेजिनरी लाइन है, जो चीजें पहले हो चुकी हैं उनको ठीक करने के लिए जो रिएक्शंस लिए जा रहे हैं वो बिलो द लाइन आफ्टर इफेक्ट जो आ रहा है। सो दैट इज व्हाई इनको हम अकोमोडेटिंग का नाम भी देते हैं। आरबीआई की रिजर्व्स को इंक्रीज डिक्रीज करा जाता है कि देखते हुए कि ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस में करेंसी का आउटफ्लो ज्यादा हुआ है या इनफ्लो ज्यादा हुआ है। अल्टीमेटली बीओपी को तो बैलेंस कर ही दिया जाता है, डेबिट साइड को क्रेडिट साइड के इक्वल कर दिया जाता है। बट अगर डेबिट साइड की वैल्यू ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं बीओपी इज इन डेफिसिट, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम बोलेंगे बीओपी इज इन सरप्लस। बट करेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा अच्छी मानी जाती है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ज्यादा अच्छी मानी जाती है। दोनों को हमें बैलेंस करके चलना है कि जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का टोटल बैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो ओवरऑल बीओपी है वो भी बैलेंस हो जाएगा। वन लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, जो हमारी सबसे पहली ट्रांजैक्शन थी ना जिसको हम बोलते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और द विजिबल आइटम्स, इसके डिफरेंस को बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड को शॉर्ट में बी और टी भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, इंडिया से हमने 500 रुपीज का सामान एक्सपोर्ट करा और 300 रुपीज का सामान हमने इंपोर्ट करा, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा 200 रुपीज। तो बेसिकली एक्सपोर्ट कितना गुड्स का करा, सर्विसेज इसमें नहीं आती है, सिर्फ गुड्स आते हैं क्योंकि वो टेंजिबल होते हैं, उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, मच मोर एज कंपेयर टू सर्विसेज। तो इसकी बीओपी में एक अपनी इंपॉर्टेंस है विद द नेम ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो कितना सामान हमने इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करा और कितना सामान हमने इंडिया में इंपोर्ट करा, दोनों को डिफरेंस कर दो एंड द वैल्यू विल कम आउट टू बी बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल कब होगा? जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, और बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल कब होगा? जब इंपोर्ट ज्यादा होंगे। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा सरप्लस में है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर आपका अनफेवरेबल है, मतलब इंपोर्ट्स ज्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में है, डेफिशिएंसी में। ठीक है, जितने हमने सामान इंपोर्ट करवाया वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जितना सामान हमने इंडिया से एक्सपोर्ट करा, तो वो अच्छी सिचुएशन नहीं है। टारगेट होना चाहिए बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा सरप्लस में रहे, और वो करने के लिए इंडिया से हमें एक्सपोर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से, क्या अकेला बैलेंस ऑफ ट्रेड जो ये पहली ट्रांजैक्शन है इसके बेसिस पे पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या डिपेंड करता है?
या ओवरऑल अगर बाकी ट्रांजेक्शन्स में हम क्रेडिट साइड को यहां ज्यादा कर दें तो हमारा बीओपी बैलेंस करा जा सकता है। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अकेली एक ट्रांजेक्शन से पूरा बीओपी डिसाइड नहीं होता। तो अगर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल है, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा हो गए, बट बाकी ट्रांजेक्शन में हो सकता है सर्विसेज के इंपोर्ट ज्यादा हो गए, रिलेटिव को ज्यादा पैसे आपको भेजने पड़ गए, सर्विसेज में इंपोर्ट ज्यादा है, बस यहां पर अकेला एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है पहली ट्रांजेक्शन में, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका सरप्लस में है, अच्छी बात है, बट इंपोर्ट ज्यादा हो गए, फिर पेमेंट ज्यादा हो गई, इनकम में भी रेंट वगैरह ज्यादा चला गया, तो और यहां पर भी क्या हुआ कि आपको पैसे आपने कुछ लोन में दे दिए, आरबीआई कुछ रिजर्व्स बढ़ गए, तो ओवरऑल जो आपका बीओपी है वो अनफेवरेबल निकल कर आएगा। बीओपी को अगर आपको फेवरेबल करना है तो बाकी ट्रांजैक्शंस भी मैटर करती है अलोंग विद बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक अकेला बैलेंस ऑफ ट्रेड पूरे बीओपी को अकेला बैलेंस नहीं कर सकता। पर अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा मान लो डेफिसिट में होता, मतलब ये जो पहली ट्रांजैक्शन है इसमें अगर इंपोर्ट ज्यादा हो जाते और बाकी ट्रांजैक्शंस में अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्या बैलेंस ऑफ ट्रेड अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा? यस। अगर बीओपी सरप्लस में है ओवरऑल और बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीओपी ओवरऑल उसको ठीक कर देगा। बट अगर ओवरऑल बीओपी ही अनफेवरेबल है, ज्यादातर ट्रांजैक्शंस में डेबिट साइड ज्यादा होगी, करेंसी का आउटफ्लो ज्यादा चला गया, बाहर ज्यादा चली गई, तो अकेला बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल होने के बाद भी, क्रेडिट साइड ज्यादा होने के बाद भी उस बीओपी को ठीक नहीं कर पाएगा। तो समरी ये है कि अनफेवरेबल बीओपी कैन नॉट बी करेक्टेड विद फेवरेबल बीओटी। बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर फेवरेबल है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, अच्छी बात है बीओटी का फेवरेबल होना, पर अगर ओवरऑल बीओपी ही अनफेवरेबल है तो बीओटी अकेला कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपका ओवरऑल जो बीओपी है वो फेवरेबल है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर अकेला बीओटी अनफेवरेबल भी है, डेफिसिट में है कि इंपोर्ट ज्यादा हो गया एक्सपोर्ट से, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के जो कंपोनेंट्स है उन्होंने उसको बराबर कर दिया। सो दैट इज द लास्ट थिंग दैट आई टॉक्ड राइट नाउ विद यू, कि अगर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा अगर आपका बीओपी फेवरेबल में होगा तो। पर अगर आपका बीओपी ही अनफेवरेबल है तो कुछ नहीं हो सकता। इवन अगर आपके एक्सपोर्ट्स की वैल्यू इंपोर्ट से ज्यादा भी हो जाएगी, कौन से प्रोडक्ट्स के लिए? गुड्स के लिए, नॉट फॉर द सर्विसेज, इट कैन नॉट हेल्प बाय फॉर करेक्टिंग अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो ऑटोनॉमस आइटम्स कौन से थे? जो बीओपी से इंडिपेंडेंट है, लोग उसको अपने पर्सनल फायदे के लिए करते थे, और एकोमोडेटिंग गवर्नमेंट करती है करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए, आउटफ्लो इनफ्लो को बैलेंस करने के लिए। ये इनके आफ्टर इफेक्ट्स है एकोमोडेटिंग। ऑटोनॉमस उसके एक्शन है जो पहले हो चुके, उसके लिए जो रिएक्शन आएगा दैट इज एकोमोडेटिंग। तो वो अबव द लाइन है, ये बिलो द लाइन है, क्योंकि ये बाद में होते हैं। जैसे बीओपी में दो साइड्स है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड ज्यादा होगी तो बीओपी डेफिसिट में है, और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो बीओपी सरप्लस में है। टारगेट होना चाहिए बीओपी को हम बैलेंस करें, एट द एंड बीओपी तो बैलेंस हो ही जाएगा। करंट अकाउंट भी बैलेंस करना है और कैपिटल अकाउंट भी बैलेंस करना है। आई बिलीव द चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी डाउट, कोई भी डिफिकल्टी है, फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑन माय इंस्टा हैंडल। मैं आपको एक बार वेरी लास्ट टाइम बीओटी और बीओपी क्लियर कर देता हूं जिन बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है। बीओटी सिंपली डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, whereas बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ कंप्लीट अकाउंट। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक पूरा अकाउंट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ इकलौती ये ट्रांजैक्शन है यार, बीओटी सिर्फ एक पार्ट है, बीओपी पूरा अकाउंट है। अगर पूरा बीओपी ही अनफेवरेबल है और ये अकेला फेवरेबल है तो कुछ नहीं हो सकता, बट अगर ये अनफेवरेबल है, पूरा बीओपी फेवरेबल है, तो वो चीज समझ जाएगी। नाउ न्यूमेरिकल आ जाता है इस पे कभी कभी कि करंट अकाउंट बनाओ, तो वैल्यूज यहां डाल के न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। मैं करवाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल, बट अभी के लिए आई थिंक थ्योरेटिकल पार्ट सफिशिएंट है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।